हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। इसको हम करेंगे सत्ता का समकालीन केंद्र। इसके पहले के लेसन में आपको कराए गए थे ध्रुवीयता का अंत। इसमें आपने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा और भारत से उसके संबंध, मतलब पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पर है। आईआर का चैप्टर है ये, तो इसको जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें आप आईआर के बहुत सारे क्वेश्चन को करंट से अपडेट करके आंसर एकदम बहुत अच्छे से लिख सकती हैं। तो इसको जरूर पढ़िएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा और 2-3 बार देखिएगा। उसके बाद जो भी कोई पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपको ऐड करने का मन हो, उसको नोट्स बनाकर ऐड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम होगी, बट प्लीज़ मैनेज दिस। मतलब जल्दी से मैं कुछ करूँगी, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आई होप यू विल मैनेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता के समकालीन केंद्र, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए इसको करते हैं। तो 1990 के दशक में शुरू में विश्व राजनीति दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण एशिया पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, मतलब आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही उन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इन क्षेत्रों के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर भारी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो यह सोशल रोड इन द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। तो ये 1978 में दिसंबर में देंग सियांगपेंग में ओपन डोर, मतलब मुक्त द्वार की नीति चलाई, जिसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बढ़ती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है, जिसमें कहा गया कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है, और दूसरी तस्वीर संघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। देख सकते हैं ये चित्र और चित्र, ठीक है। यूरोपीय संघ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही थी, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध में भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म लिया और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण कार्यक्रम देखें और इनके परिणाम स्वरूप 1997 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में शुरू हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के रास्ते तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप ले गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन उनका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों में संबंधों में भारत मामले में इसमें काफी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति भी बना ली। ये नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की और नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही, लेकिन देशों के लोग इस बात को लेकर बहुत कुछ खास उत्साहित नहीं थे जो कि ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी। अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए तो यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने के सवाल भी असहमति हैं।
मतलब सवाल की सहमति है। यह यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या का वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक माना जाता है। यूरोपीय संघ का मानचित्र देखिए, पुराने सदस्य हैं ये स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और लक्समबर्ग और नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। और नए सदस्य जो हैं ये हैं आपका पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया और हंगरी, क्रोएशिया और रोमानिया और बुल्गारिया और लिथुआनिया और लताविनिया और एस्टोनिया। ठीक है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। युद्ध से व्यापार में इसका हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है और इसी के चलते अमेरिका और चीन के व्यापारी विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार, अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार इसके दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिका हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिका गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार में अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्य ली। 1979 में यूरोपीय संसद के पहला अध्यक्ष चुनाव हुआ और जनवरी 1981 में यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली और 1985 जून में सांघिक संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन, पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मजिस्ट्रेट संधि का दस्तखत हुआ और जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया और मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविनिया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल, स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई और 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना और 2016 में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? तो सदस्य में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका सहित अन्य मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण। चीन के साथ मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इनकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार और अनुमान है कि इसके पास लगभग 335 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक,
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है और कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिका गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने की कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार में अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ये चित्र है जो है 2003 में संघ में एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की गई यूरोपीय संघ में। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी लक्ष्य को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया, क्योंकि ये इसी तरह डूब जाती थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन आसियान। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें तो आपको पता चले ख्याल से कौन सा देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के पहले और उसके बाद दक्षिण एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। बाहरी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुका। यह युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्रीय निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शीत युद्ध के दौरान में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करके प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और इसके माध्यम सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शक्ति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने तथा उसकी तरह व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज राष्ट्रीय सार्वभौमिक का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्यों देशों के समूह आसियान ने अब तक अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ के मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 का आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्ध जाहिर किए। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों ने तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। और ये चित्र जो है, ये चित्र है आसियान का। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। इस आसियान की एकता प्रतीक है। और ये आसियान पूर्वी और पैसिफिक का मानचित्र, पूर्वी एशिया और पैसिफिक एशिया का मानचित्र देख सकते हैं आप। और ये ठीक है, तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित 2003 का आसियान सदस्य के देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य ने शांति, निष्पक्ष सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों में आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने और अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना हो गई और बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। इसका विकास इन सब से अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इन क्षेत्र में इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादक आधार तैयार करना तथा इस इलाके में सामाजिक आर्थिक विकास की मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने का भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है।
आसियान ने निवेश और श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार बनाने का ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका के चीन से भी कर दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की। तो 1991 में ब्लू ईस्ट इंडिया, 2014 में एक्ट ईस्ट इंडिया नीति अपनाई गई। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। और 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किए गए और आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री के चित्र आप देख सकते हैं। तो जैसे सदस्यों जैसे कि क्या है, एक मिनट, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। आसियान की अगली ताकत अपने सदस्य देशों, भागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, उसने अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठाक बता रहे हैं। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन ज़्यादा से ज़्यादा तेजी आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार में चलते हुए 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामले में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग और संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इससे विकास का जो मॉडल अपनाया गया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण से बड़े उद्योगों खड़ा करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन में भूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2-3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के साथ लाभान्वित होती जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था और विदेश व्यापार के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए और चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपोंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। यह नीति हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के विनिवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने
अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया और जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पाद का ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज रही और व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण में विदेश पाने उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने की है। तो चीन की बढ़ती ताकत है। तो अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर का होती है। चीन के आर्थिक उभार को देखने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट दोनों का इस्तेमाल किया। तो चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात इतने खराब हैं कि जितने यूरोप में 18वीं सदी और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ते जैसे परिणाम भी सामने आए। गाँव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा था। हालांकि क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक सरकार बनकर उभरा और सभी उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया में जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी कि अपने व्यवसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की नीतियों बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध की बात करें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंश के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीन मानते रहे हैं। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव इसके अपने राज्यों से बाहर भी रहा था। भारत और चीन इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक थे दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और 20वीं सदी में दोनों देशों का एक दूसरे से टकराया तो दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज ने भारत के आज़ाद होने पर चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर फेंकने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि यह दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हो। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इन उम्मीदों को समाप्त कर दिया और आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीनी सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीनी संबंधों पर इनका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त हो रहे हैं और इसके साथ धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामले को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की बढ़ती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद में दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा
सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनमें दोनों देश के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मसला और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई गई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता है। इस बात का एक प्रमाण यह है कि दोनों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं और इससे दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा करीब में समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई और इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है। जापान की बात करें तो सोनी, पैनासोनिक, कैनन और सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च औद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। जापान के बाद प्राकृतिक संसाधन कम है और ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापानी समूह G7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला वह एकमात्र देश है और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 में से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है और जापान के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावशाली होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि समझौते के बारे में अभी पता करें अभी के। तो ये है सीमो, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट। दक्षिण कोरिया की बात करें तो कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38 में समानांतर के साथ साथ विभाजित कर दिए गए। 1950-53 के दौरान कोरियाई युद्ध में शीत युद्ध काल के गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 के दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा और 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नहीं कर पर चमत्कार कहा जाता है। इसमें सर्वांगीण विकास को सांकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है और इसके उच्च मानव विकास के जिम्मेवार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरीकरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग, LG और हुंडई जैसे दक्षिण कोरिया ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते के बारे में पता करें। तो मेरा क्वेश्चन आंसर इसको करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे लगा वीडियो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।